जय हिंद छात्रों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप देख रहे हैं वसंत एकेडमी। वसंत एकेडमी के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कोशिका के अंतर्गत आज पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। केंद्रक के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति लगातार ये पूछ रहे थे कि हम इस एकेडमी के माध्यम से जो पढ़ रहे हों उसके अगर PDF नोट्स कहीं से प्राप्त किए जाएं तो वो माध्यम क्या होगा, तो वो माध्यम है टेलीग्राम चैनल। वसंत एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप चैनल पर जाकर इस लेक्चर की PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। न सिर्फ इसी लेक्चर की बल्कि जो भी वसंत एकेडमी पर लेक्चर दिए जाएंगे उनके संबंध में जो भी PDF नोट्स संभावित होगी वो सारे के सारे PDF नोट्स या लेक्चर से संबंधित जो भी जानकारी है वो सारे के सारे आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके इससे संबंधित सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना और कार्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्रक को। ठीक है, जो कि आज का हमारा जो लेक्चर है कोशिका की सीरीज के अंतर्गत चौथा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने कोशिका के परिचय और सिद्धांत को पढ़ा था। दूसरे लेक्चर के अंतर्गत हमने कोशिका के प्रकार को पढ़ा था और तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हमने केंद्रक को छोड़कर बाकी के जितने भी कोशिका की संरचना और अंग या कोशिका के संरचना के जो कार्य थे वो सारे चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद कल आप पढ़ोगे कोशिका विभाजन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के अंतर्गत केंद्रक को पढ़ना। इसके पहले यदि किसी व्यक्ति के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे वो इस प्रकार के वीडियोस लगातार प्राप्त कर सके। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं हद तक क्या करेंगे, सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास ही करेंगे। ठीक है, तो केंद्रक जो होता है किसी भी कोशिका के अंदर एक जो गोल आकार की संरचना आप देख रहे हैं वो संरचना आपको केंद्रक के रूप में देखने को मिलती है। काले रंग का जो गोला है वो क्या है, केंद्रक है। ये जो केंद्रक है मुख्य रूप से चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला जो भाग है वो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन एक संरचना होती है, संरचनात्मक रूप से इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो भी अपन समझेंगे। वही क्रोमेटिन उलझकर जब जाल बना लेता है तो उसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है वो है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं और इंग्लिश में न्यूक्लियोलस। तो ये चारों चीज मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, केंद्रक का निर्माण कर रही हैं। और ये चारों जिस कोशिका के अंदर पूर्ण विकसित अवस्था में होती है वो कहलाती है आपकी विकसित कोशिका अर्थात यूकैरियोटिक। और जिस कोशिका के अंदर ये चारों भाग विकसित नहीं होते वो कहलाती अल्प विकसित जैसे कि प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं कि कोशिका के चारों ओर की जो लाल रंग की झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली है। उसी प्रकार केंद्रक के चारों ओर की जो झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी अर्धपारगम्य होती है यानी सिलेक्टिवली पार्मेबल होती है, जो कोशिका के अर्थात केंद्र के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है। केंद्र के अंदर जो एक पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ बोल रहा हूं मैं यहाँ, इसको द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्य। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए द्रव्य और द्रव में। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं हो रही है, जबकि द्रव्य की बात हो रही है यानी कि पदार्थ की बात हो रही है। कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पतले पतले धागे जैसी संरचना पाई जाती है जो आपस में उलझकर जाल बना लेते हैं। इसी जाल को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि क्रोमेटिन के बने होते हैं इसलिए इनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यही क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम कहलाते हैं, यानी कि गुणसूत्र और क्रोमेटिन दोनों एक ही बात है। कैसे, जैसे अपन एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये है क्रोमेटिन, ये क्या है, क्रोमेटिन, और दूसरा ये क्या है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र ये दोनों एक ही चीज है। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम ही क्रोमेटिन है,
जैसे हर एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं ना, एक प्यार से नाम रख दिया जाता है और एक स्कूल कॉलेज जो अपना चलता है उसमें नाम रहता है उसका। जैसे मान के चलो कोई एक व्यक्ति है जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं गुड्डू, क्या बुलाते हैं? गुड्डू। तो गुड्डू गुड्डू उसको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका वास्तविक नाम गुड्डू है, अपन प्यार से बुला रहे हैं गुड्डू, ए गुड्डू इधर आओ, ए गुड्डू इधर आओ, ए गुड्डू इधर आओ, तो अपन गुड्डू को प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन उस गुड्डू का नाम होगा ना कुछ मान के चलो उस गुड्डू का नाम है राहुल, पंकज, सुनील, मनीष, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्यार से उसको गुड्डू बुला रहे हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। जैसे ये जो धागे होते हैं, पतले पतले से जो धागे होते हैं, उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, जो मुख्य रूप से दो चीजों से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने हैं? दो चीजों से। पहला जो भाग है जो इसके अंदर पाया जाता है वो है प्रोटीन। क्या है उसके अंदर पाया जाने वाला पहला भाग? प्रोटीन। और कौन सी वाली प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन। ये याद रखना है कि आपका जो क्रोमेटिन है वो प्रोटीन से, और दूसरी चीज और है जिसका नाम है डीएनए, ठीक है। तो जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए से मिलके बने होते हैं, और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमेटिन जो है वो मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। अब ये जो क्रोमेटिन है जब इसके अंदर पाए जा रहे हैं, किसके अंदर पाए जा रहे हैं? केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं, तो आपस में उलझ के जाल बना देते हैं, इस तरीके से उलझ के आपस में वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण इनकी जो संरचना उलझी हुई दिखाई देती है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ एक पतला धागा है। ये धागा जब उलझ जाता है तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। जब यही धागा क्या हो जाए? सुलझ जाए, यानी कि ये जो धागे हैं जो इस तरीके से उलझे हुए स्थिति में पाए जा रहे हैं, यही उलझे हुई स्थिति में जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, जब ये सुलझ जाएं और अलग अलग हो जाएं और ऐसे फूल कर व्यवस्थित मोटे दिखाई देने लग जाएं यूं, तो इस संरचना को आप कहते हो गुणसूत्र। तो ये क्या है? क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन एक ही है। क्रोमेटिन जब उलझ जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है, और जब ये सुलझ जाता है, फूलकर मोटा दिखाई देने लगता है, व्यवस्थित दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्रोमेटिन किससे मिलकर बना है, तो आप बताओगे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। तो अगर किसी ने ये पूछ दिया कि गुणसूत्र कैसे मिलकर बना है, तब भी आप यही बताओगे, क्योंकि गुणसूत्र ही क्रोमोसोम है, मतलब गुणसूत्र ही क्या है? क्रोमेटिन है। दोनों एक ही चीज है, बस ये सुलझी हुई संरचना। अब ये कब दिखाई देगी? तो ये दिखाई देगी सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन फूल कर मोटे और व्यवस्थित दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र, ठीक है। तो गुणसूत्र ही क्या है? क्रोमोसोम। यानी कि पंकज ही कौन है? गुड्डू है, और गुड्डू ही कौन है? पंकज है, एक ही बात है। तो ऐसे करके गुणसूत्र ही क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन ही गुणसूत्र होते हैं। यानी कि गुणसूत्र भी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ है, और क्रोमेटिन भी इसी से मिलकर बना है, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण का काम करते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के माता पिता से बच्चे के अंदर आने वाले जो लक्षण हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है, माता पिता से, ठीक। अब ये जो गुणसूत्र हैं वो बेसिकली दो प्रकार के हैं। एक है आपका ऑटोसोम, एक क्या है आपका? ऑटोसोम, और दूसरा है आपका एलोसोम। तो जो गुणसूत्र हैं या जो क्रोमेटिन हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है ऑटोसोम, दूसरा है एलोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं उनको कहते हैं समगुणसूत्री। समगुणसूत्री यानी कि जो समान गुणसूत्र हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और जो अलग अलग होते हैं उनको कहते हैं अपन एलोसोम। इसे हम सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से ही बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। एलोसोम को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। यदि मानव के संबंध में बात करेंगे तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है।
क्या होती है 23 जोड़ी, टोटल पूछा जाएगा तो 46 लगाएंगे। हाँ, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि परीक्षा में पूछा जाता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, एक ऑप्शन में 23 जोड़ी दे रखा है और एक ऑप्शन में 46 दे रखा है, तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करते समय 46 को नहीं बल्कि 23 जोड़ी को टिक करना है, क्योंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब 46 हो सकता है, 46 का मतलब 23 जोड़ी हो ये संभव नहीं है। आंसर की प्रायोरिटी हमें डिसाइड करना आना चाहिए और ऐसी स्थिति में हम 23 जोड़ी आंसर टिक करेंगे और वही सही होगा, 46 नहीं करेंगे। यदि 23 जोड़ी ऑप्शन में नहीं है और पूछा गया है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप 46 लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, कितने 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं मेल और फीमेल में, यानी कि मेल एंड फीमेल में समान होते हैं। ठीक है, और 23वीं जोड़ी, कौन सा 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, इसलिए इसको एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल के अंदर ये गुणसूत्र X और Y होता है, फीमेल के अंदर ये गुणसूत्र X और X होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Y गुणसूत्र जो होता है पुरुष के अंदर पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत वो बच्चे के लिंग के निर्धारण में मदद करता है। यदि किसी पुरुष के शरीर से या जनन कोशिका से ये गुणसूत्र आगे की ओर ट्रांसफर होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा वो पुरुष यानी कि बालक होगा, और यदि ये गुणसूत्र ट्रांसफर नहीं होता है तो जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो बालिका यानी कि कन्या अर्थात लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोसोम दूसरा एलोसोम। ऑटोसोम का मतलब होता है समान गुणसूत्र और एलोसोम का मतलब होता है लिंग गुणसूत्र। और ऑटोसोम जो हैं वो मानव शरीर के अंदर एक्स यानी कि मेल और फीमेल में 1 से लेकर 22वीं जोड़ी तक सभी गुणसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ऐसे करके टोटल 22 जोड़ी। ठीक है, तो ये भी X और X, ये भी X और X, ठीक है, ये भी X और X, ये भी X और X, और इसी प्रकार से चलता रहेगा 1 से लेके 22 तक। मेल और फीमेल में सभी गुणसूत्र जो होंगे समान होंगे, इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। अब जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होगा वो मेल में होगा X और Y और फीमेल में होगा X और X, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये गुणसूत्र के स्तर पे बात हुई। अब गुणसूत्र जो है वो मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है, तो आगे हमको डीएनए भी पढ़ना है। तो डीएनए पढ़ने के पहले इतना जो है हमने पढ़ा है उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि केंद्रक जो होता है किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जो 4 चीजों से मिलकर बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क और केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, जो कोशिका के अंदर या केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से आरएनए के निर्माण में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र ये जो फैक्ट आपके बोर्ड पे लिखे हैं, इन सारे फैक्ट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। क्रोमोसोम जो शब्द है यानी कि गुणसूत्र जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1888 में यानी कि 1888 में वाल्डियर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? वाल्डियर नाम के एक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले यूज किया था। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनेगा, समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज, कल हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। समसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है और एनाफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुणसूत्र किस अवस्था में या कोशिका विभाजन की किस अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो आपको लगा देना है मेटाफेज। मेटाफेज के साथ साथ यदि एनाफेज भी दिया है तो वो भी टिक कर देना, मतलब 2 गोले नहीं भर देने हैं। अगर ये ऑप्शन आता है मेटाफेज और एनाफेज, केवल मेटाफेज केवल एनाफेज, तो ऐसी स्थिति में आपको लगा देना है मेटाफेज और एनाफेज दोनों में। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल पूछे जाते हैं दोनों में से कोई एक टिक करना है तो आपको टिक करना पड़ेगा मेटाफेज। ये इसको पहली प्रायोरिटी देना, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में आपके ये जो गुणसूत्र है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं, इसीलिए इनको उस समय गुणसूत्र कहा जाता है। इसके पहले ये क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है,
अब इसके बाद प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या निश्चित रहती है। जैसे मनुष्य में है टोटल 46 यानी कि 23 जोड़ी। अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होगी। बंदर में अलग है, भालू में अलग है, सांप में अलग है, पौधों में अलग है। हर एक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, मनुष्य के अंदर है 23 जोड़ी अर्थात टोटल 46। और ये जो गुणसूत्र है इसका सबसे पहले यूज जो है वो किया 1888 में वाल्डियर नाम के वैज्ञानिक ने। और ये जो गुणसूत्र है वो आपकी मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। देखने में आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये है आपका क्रोमोसोम जो कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है आपका डीएनए जिसे हम कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। और इसी डीएनए के ऊपर एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जीन, और जो होता है आनुवंशिक इकाई। ठीक है, इस चीज को भी समझ लो, परीक्षा में यहां से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये गुणसूत्र है, या शुरुआत करें कि कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाता है आपका केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं आपके गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं आपके जीन। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है वो ही क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। यही क्रोमेटिन है। ठीक है, और डीएनए जो है वो क्या कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। और जीन जो है वो कहलाता है आनुवंशिक इकाई। इनके उपनाम या इनसे संबंधित एक एक फैक्ट और है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि गुणसूत्र को आप क्रोमेटिन भी बोल रहे हैं, डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, और जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई होती है। यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई एक लक्षण, जैसे आपको कोई किसी ने कुछ कहा और आप हंसने लग गए, या आप रोने लग गए, या आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई भी लक्षण, जब आप हंसते हैं तो आपकी हंसी औरों से अलग होती है, या आप रोते हैं तो औरों से अलग रोते हैं। ठीक है, तो ये जो हंसने, रोने, चलने, खाने, बैठने, उठने, हर एक चीज के पीछे आपके शरीर के अंदर एक लक्षण जो है वो लक्षण उत्पन्न हो रहा है इस जीन से। आपके शरीर के अंदर जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो किससे उत्पन्न हो रहे हैं? इसी जीन से उत्पन्न हो रहे हैं। और जीन का अध्ययन जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है, अर्थात जेनेटिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीन और जीन में आने वाले परिवर्तन और जीन के माध्यम से आनुवंशिक लक्षणों के विविधताओं आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चल के आप यूनिट 7 मेंस के अंतर्गत जो बायोटेक्नोलॉजी है वहां पे भी जीन को पढ़ेंगे, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक जीन कोडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ी जाएंगी। ठीक है, तो जीन क्या है? आनुवंशिक इकाई है। हर एक लक्षण के पीछे एक जीन जिम्मेदार है, और ये जो जीन है वो डीएनए के ऊपर पाया जाता है, और ये डीएनए जो है वो गुणसूत्र में पाया जाता है, और गुणसूत्र जो है वो केंद्रक के अंदर होते हैं, केंद्रक जो है कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, ये क्रम याद रखना है आपने को। और दूसरा ये याद रखना है कि डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि जीन आनुवंशिक इकाई। ठीक है, आनुवंशिक इकाई। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। ये हम पढ़ चुके थे कि मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से टोटल 44 जो है, यानी कि पहली जोड़ी से लेके 22वीं जोड़ी तक के मेल और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं? समान होते हैं, इसलिए इनको ऑटोसोम यानी कि सम गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, शरीर के कायिक लक्षणों के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के जो सोमेटिक कैरेक्टर हैं उन सब के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। टोटल 22 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, इसमें से जो 2 गुणसूत्र हैं, यानी कि जो 23वीं जोड़ी होगी, 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होगा, जो मेल के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई होता है, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, जो सेक्सुअल स्थिति को निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम और ये है आपका ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट आपका डीएनए। तो पहले डीएनए के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। डीएनए क्या है?
आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की रासायनिक संरचना को यदि हम पढ़ने का प्रयास करें तो संरचना अगर देखी जाएगी तो संरचना की दृष्टि से इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। एक तो इसके अंदर पाई जाती है शर्करा, दूसरे इसके अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन क्षार। तीसरे इसके अंदर पाए जाते हैं फॉस्फेट के अणु यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडीन। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन क्षार है प्यूरिन वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन, कहीं कहीं किताबों में एडिनाइन गुआनाइन भी मिल जाएगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिनिन गुआनिन या एडिनाइन गुआनाइन। फिर उसके बाद पिरामिडीन को देखें तो ये भी 2 हैं, एक है आपका साइटोसिन और दूसरा है आपका थाइमीन। तो ये है डीएनए की रासायनिक संरचना। आगे चल के हम आरएनए भी पढ़ेंगे तो आरएनए भी यही समझ लेते हैं। आरएनए की भी रासायनिक संरचना कुछ लगभग ऐसी ही होती है। आरएनए की रासायनिक संरचना में भी शर्करा पाई जाती है, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, फॉस्फेट के अणु भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो है वो प्यूरिन और पिरामिडीन 2 भागों में विभाजित होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए की संरचना में इस स्तर पे कोई अंतर नहीं है। ठीक है। लेकिन प्यूरिन को देखेंगे तो आरएनए और डीएनए दोनों में एडिनिन और गुआनिन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन पिरामिडीन में देखेंगे तो यहाँ पे डीएनए में साइटोसिन और थाइमीन है। आरएनए की बात करेंगे तो साइटोसिन के बाद यहाँ पे यूरासिल पाया जाएगा, न कि थाइमीन। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं, डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में निम्नलिखित में से अंतर होता है। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार बेसिकली क्या होते हैं आपके? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। और आरएनए की बात की जाएगी तो आरएनए की रासायनिक संरचना में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो जो आरएनए है आपका, आरएनए के अंतर्गत पाया जाता है यूरासिल, और डीएनए जो होता है डीएनए के अंदर पाया जाता है आपका थाइमीन। बाकी का लगभग सेम होता है। शर्करा के स्तर पे भी अंतर है, बाकी का नाइट्रोजन बेस में आपको थाइमीन और यूरासिल के स्तर पे याद रखना है। ठीक है। अब डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स होती है, 2 कुंडलियां पाई जाती हैं जिनके अंदर यही नाइट्रोजन क्षार जो हैं आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर अपन इसकी रासायनिक संरचना को बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखो कि ये एक 2 कुंडली संरचना है इस तरीके से। ये डीएनए की 2 कुंडली संरचना है जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं आपके? यही एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है। अब ये पाए जा रहे हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। अब ये एडिनिन किससे जुड़ रहा है, गुआनिन किससे जुड़ रहा है, थाइमीन किससे जुड़ रहा है, ये सारी चीजें भी पता करना पड़ेंगे। तो इसका क्रम याद रखना, एजीसीटी। और एजीसीटी ऊपर से लिखा, इस बार एजीसीटी नीचे से लिख दो, एजीसीटी। ठीक है। एजी एजी यानी कि जब शादी हो जाती है ना तो पति अपनी पत्नी को एजी बुलाती। ठीक है। पत्नी भी अपने पति को एजी, सुनो जी, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है। तो ये एजी ने सीटी मार दी। ठीक है। तो एजी सीटी ऊपर से लिखा, एजी सीटी नीचे से भी लिख दो। ऐसी स्थिति में जो जिससे जुड़ रहा है वो उसके सामने उपस्थित हो जाएगा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, यानी कि एडिनिन थाइमीन से जुड़ गया, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ गया। जब गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा है तो साइटोसिन भी गुआनिन से जुड़ेगा। जब एडिनिन थाइमीन से जुड़ा है तो थाइमीन भी एडिनिन से ही जुड़ेगा। जुड़ते समय इसके अंदर कुछ बॉन्ड हैं। पहला आप याद रखना डबल बॉन्ड से है, तो आखिरी भी डबल बॉन्ड से होगा। बीच वाले दोनों ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं। किससे? 3 बॉन्ड से। और ये जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। कौन से बॉन्ड हैं ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे विशेष रूप से याद रखना, ये है नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार। तो ये नाइट्रोजन क्षार जब आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। और एडिनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है। एडिनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमीन से, और डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है। और
साइटोसिन जो है वो गुआनिन से जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये दो चीजें आप अलग से याद रख लेना है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब साइटोसिन गुआनिन से जुड़ रहा है तो गुआनिन भी साइटोसिन से ही जुड़ेगा, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। जब एडिनिन थाइमिन से जुड़ रहा है तो थाइमिन भी एडिनिन से ही जुड़ेगा और डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। तो कोई एक चीज याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब ये डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है उसके बारे में 1953 कब 1953 के अंतर्गत वॉटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। मतलब वॉटसन जो है वो क्रिकेट खेलता है ना। वॉटसन क्या है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो वॉटसन और क्रिक, ट्रिक बन जाएगी आपको याद करने के लिए। तो वॉटसन नाम के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी ने 1953 में डबल सेंचुरी मार दी, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज कर दी जो कि डीएनए से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर लेना तो आपको आगे चल के चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अब डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे डीएनए का रासायनिक नाम जो है वो पूरा जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके आगे के फैक्ट हैं उन पे चर्चा करते हैं। यह एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल ऊपर लिखा ही हुआ है तो इसकी कोई विशेष आवश्यकता थी नहीं, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो याद रखना डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है, एक न्यूक्लिक एसिड है जो केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट लगा लो, आप नोट लगा के इस चीज को लिख लो, और ये नोट एकदम कड़क 2000 रुपए का नोट है, ठीक है, और परीक्षा में पूछा जाता है ये नोट, ठीक है। और नोट ये है कि ये जो डीएनए है वो मुख्य रूप से तो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा भी एक स्थान है जहां पर ये पाया जाता है। जैसे अगर कोई एनिमल सेल है, कौन सी एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका है तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, और यदि कोई प्लांट सेल है, कौन सी प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में, किसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में और जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने अपने डीएनए पाए जाते हैं। बाकी का डीएनए मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो तो केंद्रक में पाया ही जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट लगा के लिखना है इसको। कितने का नोट है ये? 2000 रुपए का है। और ये कब तक 2000 रुपए का? जब तक मोदी जी शाम को 8 बजे आकर ये सूचना नहीं देते मित्रों आज रात 12 बजे से ... फुल स्टॉप, जो वो बोल दें वो बात माननी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये नहीं बोला जा रहा है तब तक ये नोट 2000 का ही है, और जब ये बोल दिया जाएगा और 2000 के नोट आगे चल के कभी प्रचलन से बाहर हो जाएंगे तो जो सबसे बड़ा नोट होगा बस उसमें कंसीडर कर लेना और कोशिश करना तब तक आप सिलेक्ट हो जाओ। वॉटसन और क्रिक यानी कि वॉटसन जो खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेलता है, वॉटसन क्रिक ने 1953 में डीएनए के संरचना के बारे में कहा कि भैया डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जो देखने में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वॉटसन क्रिक ने 1953 में दिया था। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला है। क्या मिला है? 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला है। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक फैक्ट और बढ़ गया याद करने के लिए, ठीक है। अब ये है डीएनए की रासायनिक संरचना। इसमें क्या पाई जा रही है? शर्करा पाई जा रही है, नाइट्रोजन क्षार पाए जा रहे हैं, फॉस्फेट के अणु पाए जा रहे हैं। नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन और पिरामिडीन है, जिसमें प्यूरिन जो है वो एडिनिन और गुआनिन के रूप में देखने को मिलता है, जबकि पिरामिडीन आपकी साइटोसिन और थाइमिन के रूप में देखने को मिलता है। ये डीएनए की रासायनिक संरचना है। अब इसके बाद आरएनए, तो आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होता है। देखो ये इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड रूप में है। डीएनए जो था वो ऐसे डबल स्टैंडर्ड रूप में था, बल्कि ये आरएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल ही है। कुछ डबल भी हैं
यानी जिनकी शादी हो जाती है डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, जिनकी शादी नहीं होती कुंवारी निब्बा निब्बी घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कौन है, सिंगल स्टैंडर्ड है, उनका स्टैंडर्ड अभी क्या है, सिंगल है। ठीक है, स्टेटस को स्टैंडर्ड समझ के याद कर लेना। तो ये भी न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती थी। ठीक है, अब ये जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के, 3, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए में आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए में एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए में टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में मैसेज का काम करेगा। मेघदूत देखी होगी ना, मेघदूत देखी क्या होगी, पढ़ी होगी, कालिदास ने लिखी। ठीक है, उसमें एक प्रेमी प्रेमिका को मेघ यानी कि बादलों के माध्यम से अपने संदेश को भेजता है, ए मेरे मेघ तू जा मेरी प्रेयसी को मेरा संदेश देकर आ। वैसे ही संदेश वाहक के रूप में है मैसेंजर आरएनए। तो कुल मिला के ये आपका आरएनए है और आरएनए के 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकार क्या क्या काम करते हैं, इनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो समझ लो। तो आरएनए जो है, आरएनए का जो आरआरएनए भाग है वो टोटल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यानी कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो आपका आरआरएनए है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए है जो कि टोटल आरएनए का 80% होता है। यह कोश का द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कोश का द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में, राइबोसोम। ये चीज आपको याद रखनी है। 2 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। हालांकि इस पूरे लाइन में 3 फैक्ट दिए गए हैं, लेकिन 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरएनए जो है वो टोटल आरएनए का 80% होता है और ये जो है वो मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। अब इसके पहले हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम क्या काम करता है, कमेंट बॉक्स में लिखना। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। और राइबोसोम के निर्माण में कौन सहायक है, तो राइबोसोमल आरएनए, लेकिन प्रोटीन निर्माण में सहायक नहीं है। दोनों को समझने का प्रयास करें कि प्रोटीन के निर्माण में जो सहायक है वो आपका दूसरा है, यानी कि एमआरएनए जो है वो आपके एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। जब परीक्षा में पूछा जाए निम्नलिखित में से प्रोटीन के निर्माण में कौन सहायक है या प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, संश्लेषण कौन करता है, उसमें लिखा है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो ऐसी स्थिति में आपको एमआरएनए लगा देना है, आरआरएनए नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे प्रोटीन के निर्माण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रोटीन के निर्माण की। तो सबसे पहली आप आंसर जो टिक करेंगे वो राइबोसोम करेंगे। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यानी प्रोटीन के निर्माण में या संश्लेषण में भूमिका निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ मदद कौन कर रहा है, तो एमआरएनए कर रहा है। एमआरएनए जो है वो प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम की मदद कर रहा है, यानी कि ये भी प्रोटीन के संश्लेषण में काम करता है। अब जो राइबोसोम है, बेसिकली राइबोसोम को हमने पढ़ा था, राइबोसोम कहाँ रहता है, राइबोसोम के रहने के लिए किसने घर दिया है, किसने उसको रहने के लिए छत दी है, 4 दीवारियां दी हैं जिससे वो रहकर काम कर सके, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी राइबोसोम के रहने के स्थान देने के कारण प्रोटीन निर्माण में मदद करता हो गया। ठीक है, कुल मिला के कुछ इस तरीके से समझ ले कि ये है आपका एक घर। ठीक है, ये घर जो है वो क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस घर के अंदर जो दरवाजा है वो अपन खुला ही रखते हैं। क्यों रखते हैं दरवाजा खुला, क्योंकि दरवाजा अगर खुला रहेगा तो कुंडी नहीं खटखटाएगा कोई, सीधे ही अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो घर है ये क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस घर के अंदर जो खाना बना रही है वो हमारी माँ है, यानी कि जो हमारी मम्मी है वो खाना बना रही है, तो ये माँ है, खाना बना रही है घर के अंदर। घर कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, खाना कौन बना रहा है, खाना बना रहा है राइबोसोम बना रहा है। खाना मतलब प्रोटीन के संबंध में बात हो रही है। अब इसके खाना बनाने के साथ साथ कोई मदद भी तो करेगा,
कि दिन भर ये काम करते रहे, बाकी के लोग इसकी मदद ना करें, तो इसको मदद करती है इसकी बड़ी लड़की, ठीक है, यानी कि हमारी बहन जो इसकी मदद कर रही है, तो वो कौन है, वो mRNA है, यानी कि मैसेंजर RNA, ठीक है। अब माँ के निर्माण में, यानी कि माँ कौन है, माँ अपनी माँ, यानी कि इसके निर्माण में जो मदद कर रहा है वो है rRNA। राइबोसोम के निर्माण में जो मदद करता है वो rRNA है। प्रोटीन के निर्माण में जो मदद करता है वो mRNA है, ठीक है। और प्रोटीन का जो निर्माण एक्चुअल में कर रहा है वो प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि RNA है। और इन सबको रहने के लिए जो जगह दे रहा है कि भैया तुम हमारे यहाँ रहो, तो वो हमारा घर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सब आपसी संबंधों के माध्यम से समझें, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको भी टिक करें, गलत नहीं करें। प्रोटीन निर्माण में कौन सहायक है, तो जब प्रोटीन निर्माण की बात हो रही है तो आप इस चीज को हटा देना। प्रोटीन निर्माण की बात हो रही है तो प्रोटीन निर्माण में सहायक rRNA नहीं है, लेकिन राइबोसोम है, mRNA है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों प्रोटीन निर्माण में सहायक हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और ABCD पे लिखे हुए हैं और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन ये दे रहा है उपरोक्त सभी, तो आपको सभी टिक कर देना है। या इस तरीके से दे रहा है A और B, A और C, B और C, A B C D तीनों चारों ऐसा करके, तो ये टिक कर देना, ठीक है। तो यहां से परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैसेंजर RNA जो है वो ये DNA से बनता है, मुख्य रूप से किससे बना है, DNA से बनता है, जो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में एक एमिनो अम्ल के द्वारा ये एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर RNA, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ट्रांसफर RNA तो ट्रांसफर करेगा, और प्रोटीन निर्माण में मदद कर रहा है तो किसी न किसी चीज से जिससे प्रोटीन बन रहा है उसको ही लेके जाएगा। तो ये एमिनो अम्ल को विभिन्न अलग अलग प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं, यानी कि हमारी बॉडी 10 को बना लेती, 10 हम डाइट के रूप में बाहर से ग्रहण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल जो हैं उन एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है आपका ट्रांसफर RNA, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है mRNA, राइबोसोम के संश्लेषण में मदद करता है rRNA, इसलिए वो राइबोसोमल RNA है। टोटल RNA का 80% भाग जो है वो है rRNA, ठीक है। आई होप इतना सारा गणित आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। RNA की रासायनिक संरचना हम पढ़ी चुके थे, इसमें शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो DNA में भी थे। DNA में डीऑक्सी राइबो शर्करा थी, RNA में राइबो शर्करा है, बस इतना अंतर है, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार इधर प्यूरिन है उधर पिरिमिडिन है, DNA में भी सेम थे। इधर एडिनिन और गुआनिन है, DNA में भी सेम थे। इधर पिरामिडिन में साइटोसिन है और यूरासिल, वहां पे साइटोसिन और थाइमिन थे, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब जो अंतर कर रहे हैं, अंतर को भी समझ लें। DNA और RNA में क्या विशिष्ट अंतर है। DNA प्राय सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA क्या है, सभी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिकल मटेरियल है, ठीक है। और RNA क्या है कि कुछ वायरस का ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। देखो इस चीज को समझने का प्रयास करना, कुछ वायरस का, जैसे वायरस जो है, क्या वायरस जो है वो न तो जीव होता है और न ही निर्जीव होता है, वो इन दोनों के बीच की कड़ी होता है, वो इन दोनों के बीच की क्या है, कड़ी होता है, संयोजक कड़ी होता है। वो न तो पूरी तरीके से जीवित है ना निर्जीव है, ठीक है। यदि किसी जीव पर पाया जाता है तो सजीव के समान कार्य करने लगता है, यदि किसी निर्जीव के ऊपर पाया जाता है तो वो निर्जीव के समान कार्य करने लगता है। ये वायरस की विशेषता है। वायरस मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक ऊपर का खोल जिसे अपन प्रोटीन कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है, और दूसरा उसके अंदर पाया जाता है एक इस तरीके से क्रोमेटिन जैसी संरचना, ठीक है, जिसे न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के तौर पे हम समझते हैं। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, DNA या RNA, या RNA, क्या बोल रहा हूं मैं, DNA
या आरएनए। यानी कि यदि किसी वायरस के अंदर इस प्रोटीन की खोल के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर डीएनए आरएनए दोनों हैं, कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए दोनों, लेकिन वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा। और जिसके अंदर डीएनए होगा उसे हम जंतु वायरस कहते हैं, जिसके अंदर आरएनए होगा उसे हम पादप वायरस कहते हैं। यानी कि प्लांट वायरस में मुख्यतः अधिकांशतः आरएनए पाया जाता है और जंतु के अंदर मुख्यतः या अधिकांशतः डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ ढीठ टाइप के वायरस होते हैं जो कि जंतु वायरस होते हैं परंतु उनके अंदर आरएनए पाया जाता है। जैसे आपका प्रिय कोरोना, क्या है? कोरोना एक जंतु वायरस है लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए के स्थान पे आरएनए। तो कुल मिला के आरएनए कुछ वायरस का क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है, वरना आरएनए किसी भी का भी आरएनए क्या नहीं होता? आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। इसके अंदर जो शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोज है, इसके अंदर केवल राइबोज है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन होते हैं। ये याद रखना है, डीएनए के अंदर थाइमीन होता है। बाकी का यहाँ पे डीएनए में जो पाया जाता है थाइमीन, उसके स्थान पे क्या पाया जाता है? यूरासिल। बस बाकी के एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन कॉमन होते हैं। बाकी का अब नेक्स्ट केंद्रक में पाया जाता है। तो ये डीएनए जो है मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है आमतौर पर। ठीक है, मुख्य रूप से जो है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। हमने वो चीज पढ़ी थी, वो चीज ठीक है, लेकिन यहाँ अंतर करते समय हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। अब इससे संबंधित आपका लास्ट टॉपिक बचा है और आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, वो है सेंट्रल डोग्मा। जो आपके प्री वाले सेक्टर में लिखा है ना, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, तो कोशिका से संबंधित आपका ये एक मौलिक सिद्धांत है जिसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। ये जो सेंट्रल डोग्मा है वो फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1957 में दिया है, जो कि सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्रक्रिया। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, यहां पे समझने का प्रयास करना कि डीएनए से आरएनए, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन, किसको? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को बताया जाता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी सेंट्रल डोग्मा कहलाती है, जिसको देने वाला वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक है, 1957 में दिया है। और ये जो अगर मान के चलो मेंस में भी लिखने को आ जाए तो सेंट्रल डोग्मा क्या लिखेंगे? यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1957 में किया था। यह सेंट्रल डोग्मा एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को समझाया जाता है। कैसे समझाएंगे? इस चीज को हम समझ लें पहले, फिर आप इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये है डीएनए से पहले बन रहा है आरएनए और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। उसको क्या नाम दिया गया है? ट्रांसलेशन। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं को आप जोड़ दोगे तो कहलाएगी आपकी सेंट्रल डोग्मा। यानी कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को आप ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, ये क्रिया उल्टी भी हो जाती है कभी कभार कि आरएनए से आपका क्या बन जाए? डीएनए बन जाए, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे अपन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो क्रिया होगी ट्रांसलेशन, जिससे आरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से
डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाता है। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, केंद्रक, इन सभी चीज़ों को हमने विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया है और इससे संबंधित परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, अधिकांश प्रश्नों को कवर करने की भी कोशिश की है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी कोशिका विभाजन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। यदि इसी प्रकार के लेक्चर बार बार प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें। जय हिंद।